Good morning to all of you and welcome to our 12th political science class. As usual, that in the last class we had studied about BRICS. Okay, now we will go on to Russia. रशिया के बारे में अपन पूरा पढ़ते हुए आए हैं। पीछे भी अपन ने पढ़ा है, रशिया सोवियत यूनियन का पार्ट था, सबसे बड़ा पार्ट जो था वो रशिया था सोवियत यूनियन का। तो रशिया के बारे में भी देख लेते हैं। Russia has been the largest part of the former Soviet Union, even before its disintegration. तो जैसा मैंने अभी बताया, बिफोर डिसइंटीग्रेशन रशिया जो था सबसे बड़ा पार्ट था सोवियत यूनियन का। ठीक है। आफ्टर द dissolution of the Soviet Union in the late 1980s and early 1990s, Russia emerged as the strong successor of USSR, that is Union of Soviet Socialist Republic. और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जब वो सोवियत यूनियन से अलग हो, सारे देश ही अलग हो गए सोवियत यूनियन से, तो उनमें से सबसे पावरफुल जो उभर करके जो कंट्री आई वो थी रशिया, क्योंकि रशिया ही उस समय सबसे पावरफुल थी। गुड मॉर्निंग रोहित। तो रशिया ही क्या थी, सबसे पावरफुल थी सोवियत यूनियन के टाइम में भी, और जब ये सब अलग हो गए तो भी रशिया ही सबसे पावरफुल रही। रशियाज जीडीपी इज करंटली 11th इन द वर्ल्ड, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी जो है रशिया की वो एट प्रेजेंट 11th है इन द वर्ल्ड। कोई वैसे ये तो बिल्कुल न्यू टॉपिक है, इसमें कोई डेटा चेंज नहीं होगा। 11th इन द वर्ल्ड। रशिया हैज reserves of minerals, natural resources and gases that makes it a powerful country in the global world. और देखा जाए तो रशिया के पास मिनरल्स हैं के रिजर्व्स हैं, देन गैसेस के रिजर्व्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत सारे रिजर्व्स हैं। तो इस कारण से क्या है, वो इसको एक पावरफुल कंट्री बनाते हैं, क्योंकि क्या है रिसोर्सेज जो हैं रशिया के पास वो काफ़ी अच्छे हैं, इससे वो एक पावरफुल नेशन बनता है। In addition, Russia is a nuclear state with a huge stock of sophisticated weapons. और इसके अलावा जब अब डिसइंटीग्रेट हुआ था यूएसएसआर का, जब अपन ने पिछले लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर डील हुई थी यूएसए की और किसकी, रशिया की, कि कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन्स रखने हैं, कौन कौन से नहीं रखने हैं, कितने हथियार अपने को रखने हैं, जो अपन ने ट्रीटीज पढ़ी थी ढेर सारी, वो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि रशिया के पास जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि एक जटिल किस्म के सोफिस्टिकेटेड। रशिया इज ऑल्सो अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल P5, और रशिया जो है जो 5 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से एक है। और ध्यान रखना P5 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ये स्टैंड कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। इसको मार्क कर लो, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का दूसरा नाम पूछे आपसे तो P5 लिखना उसको। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? कोई क्वेश्चन? क्लियर, आगे चलें। ओके, वी मूव ऑन टू इंडिया नाउ। अब अपन इंडिया के बारे में देखते हैं। अपन तो इस देश में रहते हैं, अपने को मालूम है सारी चीजें। द 21st century India is being seen as an important emerging global power. The world is experiencing the power and rise of India in a multi-dimensional way. तो 21st सेंचुरी के अंदर जो इंडिया को इस तरह से उभरता हुआ ग्लोबल पावर, यानी कि दुनिया के अंदर उभरती हुई शक्ति के रूप के अंदर देखा जा रहा है, और दुनिया ये एक्सपीरियंस कर रही है कि इंडिया को मल्टी डायमेंशनल वेज में, यानी कि एक ही वे के अंदर पावरफुल नहीं होना, माने कि एक ही वे के अंदर आगे नहीं बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मिलिट्री है तो मिलिट्री के अंदर ही आगे बढ़ रहे हैं, या हेल्थ है तो हेल्थ के अंदर ही आगे बढ़ रहे हैं, सब चीजों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। The economic, cultural, strategic position of the country with a population
of more than 135 crore is very strong. और जो अपनी जो इकोनॉमिक और कल्चरल जो पोजीशन है, जिसके अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, इंडिया की, वो एक तरह से बहुत ही अच्छी होती जा रही है. From an economic perspective, targeting the goal of a dollar of 5 trillion economy, a competitive huge market, an ancient inclusive culture with 200 million people of India, diaspora spreading across the globe, impart distinct meaning and salience to India as a new center of power in the 21st century. तो अब इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी कितनी होती जा रही है? कम से कम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का प्रोजेक्ट है अपने पास, और उसके ऊपर काम भी चल रहा है और हो भी गई है. ठीक है. और इंडिया के करीबन 200 मिलियन लोग, 200 मिलियन लोग जो है कहाँ रहते हैं? प्रवासी हैं. डिस्पोरा मीन्स प्रवासी, यानी कि जो बाहर के दूसरे देशों के अंदर रहते हैं, और वो वहाँ पे अपने देश की प्रमुखता, या आप बोल दीजिए विशेषता, या आप बोल दीजिए खासियत जो है इंडिया की, ये बयान करते हैं कि इंडिया के 200 मिलियन लोग, पीपल जो है, वो बाहर के देशों के अंदर रहते हैं. ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों का बाहर के देशों में काम करना या बड़े बड़े पौधों के ऊपर काम करना, ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है, जो कि ये दर्शाता है. From a strategic perspective, the military of India is self-sufficient with indigenous nuclear technology, making it another nuclear power. और अगर अपन मिलिट्री साइड देखते हैं इंडिया की, तो मिलिट्री साइड जो है इंडिया की, वो भी बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, और विथ इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी कि देश में बनाई गई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्वदेशी जिसको बोलते हैं. बाहर से कहीं से टेक्नोलॉजी नहीं ली, इंडियन टेक्नोलॉजी से बनी हुई है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. और इसीलिए इसको इंडिया का है एक दूसरा बड़ा न्यूक्लियर पावर, दूसरा बड़ा तो क्या, एक और न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया. मेक इन इंडिया स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनदर माइलस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. All these changes are making India as an important center of power in the present world. तो मेक इन इंडिया स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडिया में ही बनाई जाए साइंस और टेक्नोलॉजी, और अपने में. इससे क्या है कि अगर अपन अपने देश के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, तो उससे क्या होगा, अपना जो बाहर से जो सामान आता है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है. तो उससे बढ़िया बेटर ये है कि मेक इन इंडिया करके अपने यहीं पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए. ये एक और मील का पत्थर साबित हुआ है अपने देश के लिए, यानी कि माइलस्टोन साबित हुआ अपने देश के लिए. और इंडिया एक बड़ा सेंटर ऑफ पावर दुनिया के अंदर धीरे धीरे बन रहा है. क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन. ओके. ठीक है, अब अपन चलते हैं एक बहुत ही छोटी सी जगह पे, जो कि दुनिया के नक्शे के अंदर अगर आप एक पॉइंट रखोगे ना, उसके बराबर ही. एक पॉइंट आपने रखा दुनिया के नक्शे पे, एक पेंसिल की नोक लगी, उसके बराबर ही वो देश है, और दुनिया के बिल्कुल बीच में, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और वो कंट्री है इजराइल. सो एज इट इज रिटन, शोन ऑन द वर्ल्ड मैप विथ अ पॉइंटर. जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड मैप के अंदर भी अगर आप एक डॉट लगा दोगे तो बस वो इतना ही बड़ा देश है. यानी कि आप ये सोच लो, अजमेर से भी थोड़ा सा बड़ा होगा, या इससे अजमेर के 2 डिस्ट्रिक्ट मिला लो, अजमेर और नागौर डिस्ट्रिक्ट मिला लो, इतना बड़ा होगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं. शोन ऑन द वर्ल्ड मैप विथ अ पॉइंटर,
Israel has emerged as one of the most powerful nations in the 21st century world in terms of science and technology, defense, intelligence, besides economy. अब इसराइल जो है वो एक बहुत जबरदस्त पावरफुल कंट्री उभर करके आया है 21st सेंचुरी के अंदर। और चाहे उसका आप साइंस में ले लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, चाहे डिफेंस में ले लीजिए, चाहे इंटेलिजेंस में ले लीजिए। इंटेलिजेंस मीन्स यानी कि दूसरे देशों के अंदर क्या हो रहा है, खुफिया विभाग जिसको बोलते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस जगह पे क्या हो रहा है, इन सारी चीजों के अंदर वो क्या है, आज के टाइम के अंदर तो वो टॉप में है। और एक बात और बता दूं कि इसके जितने भी सिटीजन्स हैं इसराइल के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको सबको कमांडो ट्रेनिंग करनी कंपलसरी होती है। यानी कि आपको कमांडो ट्रेनिंग तो करनी ही करनी है, आपका कभी भी काम पड़ सकता है। और कमांडो ट्रेनिंग आप जानते हैं कि कितनी हार्ड होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को कंप्लीट करनी है। तो इस कारण से उसकी जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसकी पावरफुल है। देन situated in the middle of the burning politics of the West Asian country, Israel had reached to the new heights of global political standing by virtue of its indomitable defense powers, technological innovations, industrialization and agricultural development. अब इसराइल एक ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से ऐसी पॉलिटिक्स से, वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स से घिरा हुआ है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है वो। और उसके बाद भी उसकी जो ये साफ लिखा का इनडोमिटेबल डिफेंस पावर, यानी कि जो उसकी डिफेंस पावर है वो अभेदपूर्ण है, यानी कि उसको कोई नहीं भेज सकता उसकी डिफेंस, इतनी तगड़ी उसकी डिफेंस है। देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस उसने किए हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हो गया। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रेगिस्तानी एरिया है और इतना उसका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हाई यील्ड करता है, यानी कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन है वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। Sustaining against adversely is the principle with which a small Jewish Zionist nation, that is Israel, is placed in the contemporary global politics in general and the Arab-dominated West Asian politics in particular. और ये एक छोटा सा नेशन है जो कि जूइश नेशन है। जायनिस्ट मीन्स जूइश का मतलब और जायनिस्ट का मतलब एक ही है। जायनिस्ट का मतलब होता है जूइश। जूइश नेशन है जो कि चारों तरफ से अरब डोमिनेटेड पार्ट से ये घिरा हुआ है। चारों तरफ से इसको जो है वो एक तरह से आप ये देख लीजिए, चारों तरफ इसके मुस्लिम कंट्रीज हैं और ये बीच के अंदर ही एक जूइश नेशन है। और प्लेस्ड इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स इन जर्नल, और अपन ने पढ़ा है कि अगर अपन जर्नली देखे जाए तो ये क्या है, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अमेरिका और जो सबके बराबर चल रहा है, किसी से ये कंट्री पीछे नहीं है। क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? अच्छा, मैंने कल क्वेश्चन आपको भेज दिए थे इस चैप्टर के, वो कर लिया आपने? देख लिया वो क्वेश्चन ग्रुप में डाले थे मैंने? अच्छा, अब ये जो न्यू टॉपिक्स है, ये जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, देखो बेटा इसको क्या है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से। आपको बस क्या करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक पैराग्राफ के टॉपिक्स है, आपको इनको क्या है अच्छी तरह रीड करना है। और इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इसका जो भी आता है ना इसमें से वो लिख करके आना। बस क्वेश्चन इसके अंदर से अभी तक कोई आए नहीं है, कोई क्वेश्चन की किस तरह के पुटअप होंगे, क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिए हैं उसी तरह के क्वेश्चन पुटअप होंगे। और
होंगे तो ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, तो आप इसको अच्छी तरह रीड कर लेना और आंसर इनके लिख देना। कोई बड़े पैराग्राफ नहीं है, एक क्वेश्चन के एक आंसर के बराबर ही ये पैराग्राफ। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं न्यू चैप्टर पे, और वो चैप्टर है कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया। अभी अपन ने इससे पहले पढ़ा था आसियान के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी। ध्यान रखना डायरेक्शंस में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी वो, आसियान के बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ रहे हैं कंटेम्प्ररी साउथ एशिया, साउथ के बारे में। वो साउथ ईस्ट था, ये साउथ एशिया। वो साउथ ईस्ट एशिया था, ये साउथ एशिया। क्लियर? तो समकालीन दक्षिण एशिया। अब अपन साउथ एशिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं साउथ एशिया क्या है, साउथ एशिया के अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं। मेनली तो जो सबसे ज़्यादा दंगल जहाँ चलता है वो अपने इंडिया पाकिस्तान में चलता है, साउथ एशिया में। तो मेन कंट्रीज तो देखा जाए तो बात किस पे होगी, इसी पे होगी, इंडिया पाकिस्तान पे। और भी कई कंट्रीज हैं जो कि साउथ में पड़ती हैं। तो अपन देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, कॉन्टेम्प्ररी ऑफ साउथ एशिया। Let us shift our gaze from the larger global developments in the post-Cold War era to developments in our own region. In our own region means अपना खुद का region, यानी कि अपन जहाँ इंडिया में रहते हैं अपना। South Asia uh, South Asia when India and Pakistan joined the club of nuclear power, this region suddenly became the focus of global attention. The focus was, of course, on the various kinds of conflicts in this region. These are pending borders and water sharing disputes between the states of the region. बेटा ध्यान रखना, मैंने आपको स्टेट्स के 3 मीनिंग बताए थे। स्टेट्स का यहाँ पे ज्यादातर मतलब अभी इस पैराग्राफ में कंट्री निकल रहा है, ठीक है। स्टेट्स का मतलब गवर्नमेंट भी होता है और स्टेट का मतलब एक छोटी टेरिटरी भी होता है। जैसे किसी कंट्री के अंदर एक और छोटे बॉर्डर्स बन जाते हैं, जैसे राजस्थान बन गया या गुजरात बन गया, वो एक बड़ा बॉर्डर होल नेशन, वो भी स्टेट कहलाता है। एक बड़े बॉर्डर के अंदर छोटा बॉर्डर बनाना, वो भी स्टेट कहलाता है। और एक गवर्नमेंट, वो का दूसरा नाम भी क्या है, अलग अलग वर्ड अलग अलग सेंटेंसेस के साथ अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। Between the states of the region, besides, there are conflicts arising out of insurgency, ethnic strife, and resource sharing. This makes the region very turbulent. At the same time, many people in South Asia recognize the fact that this region can develop and prosper if the region cooperate with each other. In this chapter, we try to understand the nature of conflict and cooperation among different countries of the region. Since much of this is rooted in our conditioned by the domestic politics of these countries, we first introduce the region and the domestic politics of some of the big countries in the region. So, आइए देखते हैं अपन शीत युद्ध के दौर में, यानी कि कोल्ड वॉर के दौर में दुनिया में और कई बदलाव हुए, और उन बदलावों में से एक अपना साउथ एशिया भी था। अब अपन मुड़ते हैं किसकी तरफ, सारे दुनिया के अंदर अपन ने डेवलपमेंट देखे हैं। अभी अपन ने न्यू सेंटर्स ऑफ पावर पढ़े हैं, फिर पीछे अपन ने यूएन देखा, यूरोपियन यूनियन देखा, आसियान देखा, सारी चीजें देखी अपन ने। अब अपन टर्न करते हैं साउथ एशिया की तरफ, ठीक है। तो जो 20th सेंचुरी थी उसके आखिरी सालों में
जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को न्यूक्लियर पावर संपन्न देशों की बिरादरी में बिठा लिया, यानी कि अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही क्या है, न्यूक्लियर पावर है। जब इन्होंने अपने आप को यह साबित कर दिया कि हम भी न्यूक्लियर पावर है जैसे दूसरी कंट्रीज न्यूक्लियर पावर है, तो ये क्षेत्र अचानक से दुनिया की नज़र में इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूक्लियर वेपन्स है, एकदम से ये इम्पोर्टेंट हो गया। इट इज क्लियर दैट दुनिया का ध्यान इस इलाके में चल रहा है कई तरह के संघर्षों पर गया। अब इस इलाके के अंदर कई तरह के संघर्ष चल रहे हैं दुनिया का, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बने तो भाई क्यों बनाए, क्या कारण है, तो कुछ संघर्ष होगा, कुछ परेशानियां होंगी, कुछ दुश्मनियां होंगी, या खतरा होगा कि कोई दूसरा देश हम पर अटैक कर दे। तो जब न्यूक्लियर वेपन्स बने तो दुनिया का ध्यान इस एरिया के ऊपर गया। इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा यानी कि बॉर्डर और नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद यानी कि डिस्प्यूट कायम। बॉर्डर्स के ऊपर अपन देखते हैं डिस्प्यूटेड है, उधर चाइना भी करता है, इधर पाकिस्तान भी करता है कि बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो और पानी का जल विवाद भी है। अपन देखते रिवर इंडस कहाँ से ओरिजिन होती है, रिवर इंडस होती है तिब्बत के पास से ओरिजिनेट होती है, फिर जम्मू कश्मीर में घुसती है, जम्मू कश्मीर से घुसती हुई फिर वो पाकिस्तान में निकलती है, फिर पाकिस्तान में से 5 नदियां वापस पंजाब में आती हैं। तो पानी के बंटवारे के ऊपर भी विवाद है। इसके अतिरिक्त और इसके अलावा जो है वो विद्रोह है, जातीय संघर्ष है, और जो रिसोर्सेज है उसके बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी। इन वजहों से दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया का इलाका जो है बड़ा संवेदनशील है, बहुत मतलब संवेदनशील, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि स्थिति ऐसी हो जाती है कई दफे कि युद्ध के आसार बन जाते हैं, जैसे अभी चाइना के साथ बन गए, बहुत संवेदनशील है ये वाला एरिया। और कई जो हाँ सेंसिटिव एरिया, वेरी गुड अनुष्का। और कई जो लोग, कई जो स्कॉलर्स हैं या अपन उनको बोल सकते हैं विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि आज दुनिया में ये क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला एरिया है, सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला एरिया है। साथ में एक बात और भी वो मानते हैं, और वो क्या मानते हैं कि इस इलाके के बहुत से लोग इस जो ये जो एविडेंट है कि पुष्टि करते हैं यानी कि निशानदेही करते हैं कि हाँ भाई ये इलाका खतरे वाला है, कि साउथ एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें। अब वो क्या पुष्टि करते हैं कि अगर साउथ एशिया के देश अगर आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करें, भाई वो खतरे वाला तो है ही, बट अगर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें, तो ये एरिया बहुत बढ़िया डेवलप्ड एरिया बन सकता है अगर सहयोग करें तो। और इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके बीच जो मौजूदा संघर्ष चल रहे हैं उनके बारे में देखेंगे, और इन संघर्षों की नेचर कि भाई ये संघर्ष क्यों चल रहे हैं, इनका नेचर क्या है, इन संघर्ष का क्या कारण है, वो देखेंगे। और इन देशों के को अगर ये देश अगर आपस में सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो अपन वो भी देखेंगे कि किस कारण से ये लोग कोऑपरेट करते हैं और किस कारण से ये संघर्ष यहाँ पे चालू है और किस कारण से ये सहयोग आपस में एक दूसरे को करते हैं। तो साउथ एशिया के देशों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपन पढ़ेंगे, घरेलू राजनीति जिसको बोलते हैं अपन, कि इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा देश अगर पाकिस्तान की बताएंगे तो पाकिस्तान की पढ़ेंगे, श्रीलंका की बताएंगे तो श्रीलंका की पढ़ेंगे। तो जो भी ये बताएंगे कि घरेलू राजनीतिक इन देशों की के बारे में पढ़ेंगे, और इन पॉलिटिक्स से इन झगड़ों या कॉपरेशन यानी कि झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है। अब पॉलिटिक्स से ही सब चीज तय होती है। पॉलिटिक्स से ही क्या होती है, सब चीज
तय होती है कि भाई झगड़े करेंगे या सहयोग करेंगे, लड़ाई करेंगे या कोऑपरेट करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि क्या। क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन? कुछ पूछना है? इंसर्जेंसी का मतलब होता है एक्टिव रिवोल्ट, ACTIVE, एक्टिव रिवोल्ट, REVOLT, एक्टिव रिवोल्ट होता है। टर्बुलेंट का मतलब होता है आपका डिसऑर्डर या कंफ्यूजन, जो वर्ड दे रखे हैं आपको, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके।